नमस्कार दोस्तों, आज के अंक में आपका स्वागत है। आप सबको नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। आपने जो भी नए साल के लिए सोच रखा है, ऊपर वाला आप सबकी वो मनोकामना पूरी करे। आइए अब आज के अंक की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज के अंक में हम बिहार में जो राजनीतिक उठापटक चल रहा है उस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आपको भी पता है कि अंततः होना क्या है। होना वही है, ढाक के तीन पात। ये बिहार में कोई पहली बार इस तरह का राजनीतिक हलचल तो हो नहीं रहा है। इससे पहले भी आप पूरे 30-35 साल का इतिहास बिहार का देख लीजिए, वहां पे हर 2-3-6 महीने में इस तरह की घटनाएं होते रहती हैं और अंततः होता वही है भाई, या तो लालू परिवार का कोई व्यक्ति बन जाएगा या फिर जेडीयू। और लालू परिवार के किसी व्यक्ति की मुख्यमंत्री बनने की संभावना अभी निकट भविष्य में तो नगण्य है, क्योंकि नीतीश बाबू कुर्सी छोड़ने वाले नहीं हैं। हाँ, उनके इस उठापटक से हो क्या रहा है कि जो राजनीतिक पंडित हैं उनके पास लिखने के लिए, बोलने के लिए कुछ मिल जाता है, अन्यथा होना कुछ नहीं है। हाँ, आज कांग्रेस को सबसे चिंता इंडिया अलायंस में इस उठापटक की, तो उन्होंने अपने एक बड़े नेता को, अभी नाम तो खुलासा नहीं किया है, वो बिहार भेज रहे हैं, वो नीतीश बाबू से बात करेंगे। और होना क्या है ये सबको पता है। इंडिया अलायंस की नैया जो है ये इसी तरह से, आप यकीन मानिए, आप हर दूसरे दिन कुछ न कुछ राजनीतिक बयान, ये इनके मुख्य नेता नहीं देंगे, इनके जो छुटभैया नेता सब हैं वो जरूर उछल उछल के कुछ बयान देंगे, और जिससे राजनीतिक पारा जो हमेशा चढ़ा ही रहेगा। ये शांत होने वाला नहीं, ये शांत होगा जब 2024 के लोकसभा का परिणाम आ जाएगा। इसलिए आज इस पे चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं कि जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिस विषय पर, वो इससे कुछ अलग है। आज मैं एक प्रश्न उठा रहा हूं कि क्या जो इंडिया अलायंस है वही भारत को कांग्रेस मुक्त करेगा? क्या वही कांग्रेस को हाशिए पे लाके खड़ा कर देगा? हालांकि कांग्रेस मुक्त भारत की बात सबसे पहले मोदी जी ने की थी। मोदी जी ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि हमें कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। उनका तात्पर्य कांग्रेस की संख्या के पर नहीं था। उनका कहना था कि हम चाहते हैं कि जो कांग्रेसी सोच है, जो कांग्रेसी विचार है, उसका इस देश से निष्कासित हो जाना बहुत जरूरी है। भाजपा ऐसा कर नहीं पाई। अभी भी कांग्रेसी चिंतन और विचार के लोग भरे पड़े हैं, और ऐसा भाजपा कभी भी नहीं कर पाएगी। ऐसा क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि जब ये कांग्रेस मुक्त भारत की बात भाजपा करती है तो इसका मतलब होता है कि वो उससे सीधे, कांग्रेस पर सीधे अटैक कर रही है। और इस स्थिति में होता क्या है कि जितने भी छोटे बड़े क्षेत्रीय दल हैं वो सब कांग्रेस के पीछे आकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में हो क्या रहा है कि ये क्षेत्रीय दल ही, जो अब तक उसको कुशन प्रदान करते थे कांग्रेस को, वो उसके पीछे से हट रहे हैं। कैसे हट रहे हैं, इसके बारे में ही आज हम चर्चा करेंगे। भाजपा ने कांग्रेस को 2 चुनाव में, 14 और 19 के लोकसभा चुनाव के बाद, इस स्थिति में ला दिया है कि अब वो क्षेत्रीय दलों के समर्थन पर निर्भर है। वो उनके पास जाकर एक एक सीट के लिए, दोस्तों, एक एक सीट के लिए गिड़गिड़ा रही है। ऐसा कांग्रेस के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। उसके बुरे दिन आए 90 के दशक में, उसके बुरे दिन आए राजीव गांधी के देहावसान के बाद। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं थी कि जब क्षेत्रीय दल उसे घूर रहा हो, आंखें दिखा रहा हो और वो कुछ कर नहीं पा रही है। वास्तविकता ये कि वो गिड़गिड़ा रही, याचना कर रही है कि हमें कुछ सीट दो। आइए आंकड़ों के आधार पर विश्लेषण करते हैं कि कैसे कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है। और ये हो पा रहा है सिर्फ इंडिया अलायंस में जो दल हैं, जो कहने को तो कांग्रेस के समर्थन में है या कांग्रेस के साथ हैं, आप जो भी कहना चाहें, समर्थन में, साथ में। भाई, जब आप उसके साथ मिलकर के चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं तो हम तो कहेंगे साथ में ही हैं। आप बार बार, आपके नेता कहते हैं कि नहीं, हमारी विचारधारा अलग है। अगर हमारी विचारधारा कांग्रेस के जैसी होती तो हम अब तक अपने दल का कांग्रेस में विलय कर लिए होते। लेकिन वास्तविकता इससे परे है। ये सबके सब सिर्फ इस जुगाड़ में है
कि किसी भी तरह से केंद्र में सत्ता का परिवर्तन हो और हम पहले की तरह फिर से मलाई खा सकें। और इसमें सिर्फ राजनीतिक दल ही शामिल नहीं है, हमारे कुछ निष्पक्ष बड़े पत्रकार, क्रांतिकारी पत्रकार भी शामिल हैं। वो भी बेचारे इसी आशा में कि किसी भी तरह से ये मोदी हटे तो हम फिर से सत्ता का मलाई खा सकें। आम जनता को मोदी रहे कांग्रेस रहे उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जो जिस प्रकार से मोदी ने एक लकीर खींच दी है, विकास की उसने एक लकीर खींच दी है, अगर मोदी चला भी जाएगा तो उसके बाद जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री का पद संभालेगा वो किसी भी दल का हो, उसके लिए यहां से यू टर्न करना मुश्किल होगा। क्योंकि जब जनता एक बार विकास का स्वाद चख चुकी है तो अब उसके लिए इससे पीछे हटना नामुमकिन होगा। आइए दोस्तों, अब आंकड़ों के आधार पर बात करते हैं। जैसा आप सबको पता है कि भारत में भी 28 राज्य हैं, 28 राज्य हैं। मैं अपने विश्लेषण में केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, जैसे जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, चंडीगढ़ है, या फिर जो दादर एंड नगर हवेली, अंडमान निकोबार, इसकी बात इस विश्लेषण में हम नहीं करेंगे। हम सिर्फ उन राज्यों की बात करेंगे जो पूर्ण राज्य हैं, जिनकी संख्या 28 है। अब इन 28 राज्यों में 7 राज्य ऐसा है जहां कांग्रेस की सीधी टक्कर भाजपा से होगी, या भाजपा, इसको उलट भी दीजिए कि भाजपा की सीधी टक्कर कांग्रेस से होगी। ये 7 राज्य कौन है, पहले हम ये जान लेते हैं। ये 7 राज्य है गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और फिर इधर जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक। ये 7 राज्य हैं। इन 7 राज्यों से लोकसभा के 125 सदस्य चुने जाते हैं, 125 सांसद आते हैं। वर्तमान में स्थिति क्या है? वर्तमान में 121 121 सीट भाजपा के पास में है, सिर्फ 4 सीट कांग्रेस के पास में है। अब उन राज्यों की बात करते हैं जहां पर इंडिया अलायंस को उम्मीद है। ये राज्य 9 राज्य हैं। इन राज्यों में सबसे पहले आता है पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल। इन राज्यों से 303 सांसद जो है आते हैं। अभी वर्तमान में 126 सांसद जो हैं इंडिया अलायंस के इन राज्यों से आते हैं। इसके इतर 140 सांसद भाजपा के इन प्रदेशों से, और 37 जो हैं वो अदर, माने जो ना इंडिया अलायंस के हिस्सा हैं ना एनडीए के हिस्सा हैं, वो अलग हैं, वो आते हैं। अब हो गए कितने? 15 राज्य हो गए। 8 राज्य नॉर्थ ईस्ट के हैं। नॉर्थ ईस्ट में जब मैं बात कर रहा हूं तो 8 राज्य में क्यों कर रहा हूं? क्योंकि सिक्किम को भी मैं इसमें शामिल कर रहा हूं, असम उसमें शामिल है ही, जहां पे सबसे ज्यादा 14 सीट लोकसभा को वहां से आती है। तो टोटल सीटों की संख्या होती है नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों से 25। अब वहां पे कांग्रेस के पास में कुछ सीटें हैं, लेकिन अधिकांश सीटें अभी भी एनडीए के पास में। मैं भाजपा की बात नहीं कर रहा हूं, एनडीए की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब जो है सो हो गए कितने? 9 और 7 16, और 16 और 8 24, और 4 राज्य ऐसे हैं जिसमें गोवा है। वहां पर भी आप कह सकते हैं कमोबेश की भाजपा और कांग्रेस में ही टक्कर है, लेकिन वहां कुछ क्षेत्रीय दल भी हैं। इनको छोड़ के 3 राज्य हैं जो न तो अभी तक अपना मन बना पाए कि वो भाजपा के साथ जाएंगे, अर्थात एनडीए के साथ जाएंगे, या वो इंडिया अलायंस में जाएंगे, उन्होंने अभी तक तय नहीं किया। ये राज्य हैं उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो भाई ये पूरे भारत का खाका है लोकसभा चुनाव के लिए, जहां से उसके सांसद आते हैं। अब जो ये 7 राज्य जिसकी चर्चा मैंने पहले की, जहां पर कांग्रेस की बीजेपी से सीधी टक्कर है, जहां पर 125 सीट है, उसमें से 4 सीट अभी कांग्रेस के पास में, 125 सीट भाजपा के पास में। यहाँ पे ये भाजपा का किसी के साथ में अलायंस नहीं है, वो अकेले अपने दम पे यहाँ पे चुनाव में आती है, उतरती है, और कांग्रेस की भी वही स्थिति है। अब इन राज्यों में अधिकांश सीट ऐसी हैं जहां पर पिछले लोकसभाओं में बीजेपी ने 50% से ऊपर मत प्राप्त किया था।
50% से ऊपर मत प्राप्त करने का मतलब होता है कि अब जो उसके विपक्षी पार्टी उसके लिए असंभव तो कुछ भी नहीं होता है राजनीति में, लेकिन लगभग असंभव है उनके लिए वहां से सीटों को बढ़ाना। इसी तरह से जो अन्य जो 9 राज्य हैं जहां पर कि इंडिया अलायंस को सबसे ज्यादा उम्मीद है, जहां पर भी 140 सीट बीजेपी के पास में, 126 जो है इंडिया अलायंस के पास में। यहां पर बड़ी अजीब स्थिति है दोस्तों। यहां पर जैसे बिहार है, वहां 42 सीट है। अब वहां पे पिछले चुनाव में कांग्रेस 8 सीट पे, 7 या 8 सीट पे कि 9 सीट पे लड़ी थी, ऐसे ही कुछ सीट पे लड़ी थी, लेकिन उसके सिर्फ एक उम्मीदवार किशनगंज से जीत पाया था, तो उसके पास सिर्फ 1 सीट है। और ये जो अभी जो वहां पे उठापटक चल रहा है, राजनीतिक उठापटक, इसके परिणाम इसके बाद कांग्रेस को वहां पे कितने सीट लड़ने को मिलेगी कहना मुश्किल है। लेकिन कांग्रेसी जो बिहार यूनिट के हैं वो ये मान चुके हैं कि हमें इससे कम ही सीट मिलने वाली है। तो आप मान के चलिए कि बिहार में तो इसका कांग्रेस का सीट बढ़ने वाला नहीं है। अब आते हैं महाराष्ट्र में, जहां पर जो राजनीतिक पंडित है सबसे ज्यादा उम्मीद लगाए हुए हैं। कहीं नहीं तो घोषणा कर दी कि बस वहां पे भाजपा खत्म हो गई। वास्तविकता इससे उलट है। भाजपा के 27-28% वोट इंटैक्ट है। उसके पास हमेशा ही इतने वोट पिछले चुनावों में रही है। अब उसके बाद जो दूसरी पार्टियां हैं उनके पास में इससे आधी भी जो कहते हैं वोटर उसके इंटैक्ट नहीं है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे सीटों के लिए सबसे ज्यादा मारामारी है। आप उद्धव ठाकरे का बयान सुने होंगे। उद्धव ठाकरे ने खुद तो नहीं बयान दिया, उनके जो सिपा सलार हैं संजय राउत, उन्होंने बयान दिया कि यहाँ पर कांग्रेस को 0 से प्रारंभ करनी होगी, अर्थात हम यहाँ पे कांग्रेस को एक भी सीट देने को तैयार नहीं है। उसने शिवसेना जो उद्धव ग्रुप है उसने अपने लिए कहा कि हम तो यहाँ पे 23 सीट से चुनाव लड़ेंगे, इससे कम सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे नहीं। तो ये एक अलग समस्या है। अब जो बड़े बड़े राज्यों की मैं बात करूं, अब आइए आप वहां से उलट उत्तर प्रदेश में, जहां पर कि लोकसभा की सबसे ज्यादा सीट आती है। अब यहां पे हाल ये है कि अखिलेश यादव, आप कुछ भी कर लीजिए, वहां पे अखिलेश यादव इनको 4-5 सीट से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। हालांकि ये अलग बात है कि वो खुद भी 3-4 सीट ही जीतने की स्थिति में है, उनकी स्थिति भी बहुत खराब है, लेकिन फिर भी वो वहां पे मुख्य विपक्षी पार्टी है और उनका जो ग्रासरूट लेवल पे उनकी पकड़ है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि सपा जो है यूपी में खत्म हो चुकी है ना, वहां पे उनका अभी भी पकड़ बाकी है, लेकिन इतनी पकड़ नहीं कि वो चुनाव में कुछ बड़ा उलटफेर कर सके। ये एक वास्तविकता है। अब इस स्थिति में पिछले चुनाव में 2019 की चुनाव की बात कर रहा हूं, वहां से उत्तर प्रदेश से कांग्रेस का एक जो सोनिया गांधी रायबरेली सीट है वो जीत पाई थी और कोई भी जीत नहीं पाया था, और अधिकांश की जमानत भी जब्त हो गई थी, माने वो लड़ाई में थे ही नहीं। अब इस बार मान लीजिए, अच्छा पिछला चुनाव जो है, ये 2 लड़के, आपने सुना होगा ये नारा, ये चुनाव पिछला चुनाव जो है वो अखिलेश मैंने सपा और कांग्रेस ने मिलकर लड़ी थी। इस बार इंडिया अलायंस जो हो रहा है इसमें कुछ नया नहीं है, ये पहले भी दोनों साथ में लड़ चुके हैं। इससे पहले विधानसभा में एक और एक्सपेरिमेंट हो चुका है, वहां पे बबुआ और बुआ भी साथ में लड़ चुके हैं, अर्थात बीएसपी और जो सपा है ये दोनों भी साथ में लड़ चुकी है। तो वहां पर कुछ इन अलायंसों से कुछ बड़ा कुछ होने वाला है, इसकी उम्मीद कम से कम मुझे नहीं है, मुझे एकदम उम्मीद नहीं है। ये लोग अगर अधिकतर जो 80 सीट है आप कुछ भी कर ले तो ये लोग हो सकता है मान लीजिए कि 10 सीट पे ये लोग कुछ कर पाएंगे, नहीं तो वहां पे भाजपा बहुत ही मजबूत स्थिति में, अगर पूरे भारत की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में अगर बीजेपी कहीं पे है तो वो उत्तर प्रदेश ही है। अब यहां से चलते हैं हम वेस्ट बंगाल। यहां भी इंडिया अलायंस वाले बढ़ा कि ममता बनर्जी बहुत पावरफुल है। हाँ भाई, वो पावरफुल नेता है, उनके ग्रास रूट पे पकड़ है। ग्रास रूट पे पकड़ किस कारण से, वो एक अलग बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन उनकी पकड़ तो है। पिछले चुनाव वहां पे भाजपा ने 18 सीट जीती थी, और उससे इतर जो और भी सीट थी वहां भी शायद 40 या 42 सीट है, वो सबके सब 2 सीट को छोड़कर 2 सीट वहां पे कांग्रेस जीती और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने वहां पे सारी सीटें जीत ली थी। अब वहां पे स्थिति ये है कि कल ही, हालांकि इससे पहले ममता बनर्जी ने भी स्पष्ट कर दिया कि मैं इंडिया अलायंस में हूं, लेकिन वेस्ट बंगाल में मैं किसी भी दल के साथ में
सीट शेयर करने को तैयार नहीं हूं। अर्थात मैं किसी भी दल को, चाहे वामपंथी हो या फिर कांग्रेस हो, किसी को भी हम एक सीट यहां पे देने को तैयार नहीं है। हम यहां पे सीधे भाजपा से अकेले चुनाव लड़ेंगे, ऐसा होगा नहीं। अंततः जो है कुछ माल तौल मोल के बाद में वो 1-2 सीट जो है कांग्रेस को तो दे देंगे, लेकिन वामपंथियों को देने को शायद वो संभवतः तैयार ना हो। अब यहां पे सबसे पहले लकीर तो उन्होंने खींच दी कि मैं किसी और दल को, ममता बनर्जी ने कहा कि यहाँ पे उनके साथ में मैं सीट शेयर करने को तैयार नहीं। अब उनके सिपा सलार है कुणाल घोष। कल उन्होंने इसको और स्पष्ट किया। उनका कहना है कि जो कांग्रेस है उसका जो दिल्ली यूनिट है, अच्छा जो दिल्ली के नेता है इसका मतलब, और जो बंगाल के नेता है माने बंगाल यूनिट, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। उनका मानना है कि जो बंगाल यूनिट की कांग्रेस है वो भाजपा की दलाल है। उन्होंने यही शब्द का इस्तेमाल किया है, वो भाजपा की दलाल है। और यहां पर हम इनके साथ में कोई भी सीट शेयर करना नहीं चाहते हैं। ऐसा नहीं कि एक तरफा है कि टीएमसी जो है वो नहीं चाहती है कि हम कांग्रेस के साथ में कोई गठबंधन करें वेस्ट बंगाल में। इसके उलट कांग्रेसी भी यही चाहते हैं। जो कांग्रेस का जो बंगाल यूनिट है वो जाकर के राहुल गांधी और खड़गे जी से मिल चुका है और उन्होंने स्पष्ट किया है कि हमारी कार्यकर्ताओं को मरवाती है। हमारा जो एक एमएलए जो जीत कर गया था उपचुनाव में, उसको भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाए, उसको भी धमका करके लालच देके किसी भी तरह से उसको भी इन्होंने टीएमसी में शामिल कर लिया। अब हम ऐसे दल से अगर हम गठबंधन करते हैं तो लोग हमको वोट क्यों करेंगे, और लोगों में और खास करके कार्यकर्ताओं में गलत संदेश जाएगा। उनका स्पष्ट कहना था कि अगर ऐसा गठबंधन होता है वेस्ट बंगाल में तो हमारे अधिकांश कार्यकर्ता जो है वो हमें छोड़कर चले जाएंगे और संभवतः या तो वो वामपंथी पार्टियों में चले जाएंगे या फिर भाजपा में चले जाएंगे। ये जो बंगाल की जो कांग्रेस यूनिट है उसके सदस्यों ने जाकर के, और उस मीटिंग में कोई छोटा मोटा छुटभैया नेता नहीं था, अधीर रंजन चौधरी थे, दीपा दास मुंशी थी, ये सब ने जाकर के राहुल गांधी को बता दिया है कि भाई हम जो है यहाँ पे गठबंधन नहीं चाहते। तो इंडिया अलायंस के 3 राज्यों की मैंने बात की, 4 राज्यों की। पहले मैंने बात किया बिहार की, महाराष्ट्र की, यूपी की और वेस्ट बंगाल की। अब वेस्ट बंगाल के बगल में एक जगह है, एक और राज्य है झारखंड। झारखंड में भी पिछले चुनाव में कांग्रेस और जेएमएम ने मिलकर चुनाव लड़ा था। परिणाम सबके सामने, 12 सीट भाजपा को मिली, 2 सीट इन लोगों को मिली। उसमें से एक जो कांग्रेस की सांसद है चाईबासा से गीता कोड़ा, ये झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी है, वो अभी सांसद है कांग्रेस की। जो मेरे पास खबर है कि 17 जनवरी को चाईबासा में भाजपा की एक बड़ी सभा होने वाली है और उस सभा में गीता कोड़ा भाजपा में फिर से शामिल होने वाले। फिर से मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनका परिवार पहले भाजपा में रहा है और मधु कोड़ा का मजेदार चीज है कि लोग कैसे दिन साल गुजरते ही लोग भूल जाते। इनका बैकग्राउंड भी आरएसएस का ही है। ये आरएसएस के कार्यकर्ता हुआ करते थे एक जमाने में। ये अलग बात है कि लोग जब भाजपा को छोड़ के जाते हैं तो आरएसएस को पहले गाली बकते हैं। हालांकि अब उनकी घर वापसी लगता है हो ही जाएगी। और इनके साथ कुछ अन्य जैसे मलखान सिंह हैं और भी 2-4 हैं, वो लोग भी जो पहले पूर्व में विधायक रहे वो लोग भी फिर से लौट करके भाजपा में आ रहे हैं। तो यहाँ पर इंडिया अलायंस हो ना हो, ये 2019 में ये एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी हो चुका है। ये ऑलरेडी हो चुका है कि अगर ये सब मिल करके भी चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ पे भाजपा का ये क्या कर लेंगे। तो ये तो है भाई झारखंड की बात। अब थोड़ा और अन्य राज्यों में चलते हैं। अन्य राज्यों में और किसी में भी इतना दम नहीं है वो इंडिया अलायंस को किसी ऊंचाई पे पहुंचा सके। मुख्य रूप से वेस्ट बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा इंडिया अलायंस के जो जानकार हैं, जो नेता हैं, जो विश्लेषक हैं, उनका मानना है कि इन 3 राज्यों में इंडिया अलायंस बहुत अच्छा कर पाएगी, जिसकी संभावना आप अगर आंकड़ों के आधार पर देखें तो ना के बराबर है। भाई एक कहावत है कि बासी कढ़ी में कितना भी उबालो, कितना भी गर्म करो, उबाल नहीं आता। ये वही स्थिति है। दरअसल हुआ ये है दोस्तों कि इंडिया अलायंस के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है
इनके पास जो भी नेता है, जिस राज्य में भी जो भी नेता है, वो सबके सब घिसे पिटे नेता है। ये सब घिसे पिटे हुए नेता है। ये कोई नया चेहरा नहीं, कोई डायनेमिक चेहरा नहीं है। इनके पास में जनता के सामने, वोटर के सामने रखने के लिए कोई नई बात नहीं है। ये अभी भी सेकुलरिज्म का राग अलापेंगे। महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है। ये जो 3 मुद्दे हैं, भारत के आजादी के बाद जब पहला चुनाव हुआ उस समय से लेकर के 2019 तक ये 3 मुद्दे रहे हैं और हर चुनाव में इन 3 मुद्दों पर बात भी हुई है। लेकिन उसका निकला क्या है परिणाम? महंगाई है, बेरोजगारी है, ये वास्तविकता है, आप इसको नकार नहीं सकते हैं। लेकिन इससे हो क्या रहा है? क्या आपको याद होगा कि शायद आज से 50 साल पहले, 50 साल से ऊपर ही हो गया, जब इंदिरा गांधी 70 के दशक में कहते गरीबी हटाओ, क्या गरीबी हट गया? नहीं हटा। आज भी हम गरीब हैं। हमारा देश की एक बहुत बड़ी आबादी अभी भी गरीबी रेखा के नीचे जी रही, लेकिन सुधार हो रहा है। अब होता क्या है कि इंदिरा गांधी उसमें गरीबी हटाओ का नारा देकर के एक बार नहीं, दोबारा भी चुनाव जीत गई। 80 में भी वही चुनाव जीती थी। अपनी मौत से पहले तक वो प्रधानमंत्री थी। तो आखिर लोगों ने उन्हें क्यों वोट दिया, जबकि कोई बदलाव तो हो नहीं रहा था? आर्थिक सामाजिक कोई बदलाव नहीं हो रहा था। गरीबी रेखा के लोग के नीचे लोग उस समय पड़े हुए थे। लेकिन इंदिरा गांधी वो नेता थी जिन पर लोगों का विश्वास था। विश्वास ये था कि ये कुछ कर ही देंगे। उसके बाद के जो भी नेता हुए उनमें कभी ये विश्वास उत्पन्न नहीं हो पाया। अब जब ये मोदी है, आप जो भी सर्वे देखें, लोग कहते हैं हाँ भाई गरीबी बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। ये मुद्दा है और ये वास्तविकता है। आप वास्तविकता से आंख नहीं चुरा सकते। लेकिन वही पब्लिक, वही वोटर जो ये कहता है कि महंगाई है, बेरोजगारी है, उसको ये भी उम्मीद है कि मोदी ही इसको खत्म कर पाएगा। ये जो उम्मीद होती है, जो उम्मीद की किरण होती है, जो आशा होती है, यही सब कुछ है जो आपको चुनाव जिताता है या हराता है। जब एक बार वोटर को ये लग जाता है कि ये नेता कुछ नहीं कर सकता है, ये सिर्फ सत्ता की मलाई खाएगा या तो अपने में सिर्फ रोवल करेगा। और ये हम देख चुके हैं। 90 का पूरा दशक अगर नरसिम्हा राव के काल को आप बाहर कर दें तो जो गुजराल बने, देवगौड़ा बने, उनके लिए रिस्पेक्ट है व्यक्तिगत रूप से। एक व्यक्ति के रूप में मुझे देवगौड़ा से या गुजराल से कोई परेशानी नहीं है। लेकिन स्थिति थी कि जो आज इंडिया अलायंस के बड़े बड़े नेता कहलाते, कोई एक तरफ से उनके हाथ मरोड़ता था, कोई दूसरी तरफ से मरोड़ता था। माने उनके पास में कोई शक्ति है ही नहीं। ऐसा लगता था कि प्रधानमंत्री नहीं, एक पुतला बैठा हुआ जिसको जो चाहे जिस तरह से नचा सकता है। आज का भारत, 21st सेंचुरी का भारत, ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है। समस्या ये इंडिया अलायंस की। और इंडिया अलायंस अभी तक जो 4-5 महीना पहले से जो इनका चल रहा है, यहां पे सिर्फ बात हो रही है सीट शेयरिंग की। कन्वेनर कौन बनेगा, प्रधानमंत्री का पद का उम्मीदवार कौन बनेगा। भाई लोगों के लिए तुम क्या बात कर रहे हो? तुम्हारे पास में कोई नीति अगर है, जो मोदी अभी प्रधानमंत्री मोदी जो कर रहे हैं उसके विकल्प के तौर पर कि नहीं भाई ये इनकी नीति खराब है, ठीक, हम भी मान लें कि इनकी नीति खराब है, लेकिन इस नीति का इस नीति से हट करके आपके पास में क्या नीति है, आप लोगों के सामने आज तक रख नहीं पाए। जनवरी, आज 1 जनवरी है, 50-60 दिन के बाद में चुनाव तिथि की घोषणा हो जाएगी, उसकी चुनाव तारीख की घोषणा हो जाएगी कि कब किस चरण में कब चुनाव पड़ेगा और परिणाम कब होगा, कब निकलेगा, किस दिन परिणाम की घोषणा होगी, मतों की गणना होगी। ये स्थिति है। आप आज तक सिर्फ ये धर्मनिरपेक्षता खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, ये सुन करके पिछले 75 साल में यहाँ का मतदाता, भारत का मतदाता पक चुका है। उसे पता है कि जो आप कह रहे हो इसमें सच्चाई कितनी है, और सबसे मुख्य अगर सच्चाई है भी तो आप आने के बाद क्या करेंगे। आपके पास में कोई नीति है? नेता तो है नहीं, कम से कम नीति ही ऐसा लाओ जिससे लगे कि आप देश का कुछ उद्धार कर लोगे। दूसरी समस्या एक इंडिया अलायंस के पास नहीं है कि इनके अधिकांश नेता, नीतीश बाबू को छोड़ करके, नीतीश कुमार में लाख खराबी हो लेकिन कोई आज तक उन पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पाया। नहीं तो इंडिया अलायंस का कोई भी बड़ा नेता ऐसा नहीं है जो आज के तारीख में सीबीआई या ईडी के रडार पर नहीं है, जिसको सम्मन नहीं भेजा जा रहा है। आज तक जो है, जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनको 2 दिन, मैंने आज वो तारीख खत्म हो रही है, इनको ये ईडी को बताना था
कि वो कब उपलब्ध होंगे और किस जगह पर उपलब्ध होंगे, जिससे कि उनसे सवाल जवाब पूछा जा सके। अब तक उन्होंने उसका तक जवाब नहीं दिया है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के, सबको पता है शराब घोटाले में ईडी उनको बार बार बुला रही है। इसी तरह से बिहार में जाइए, लालू प्रसाद जी सबको पता सजा याफ्ता है, सबको पता, ये एक सत्य है चारा घोटाले में। अब उनके जो पुत्र है उनको लैंड फॉर जॉब के लिए उनको भी सम्मन किया गया है, लालू जी को भी सम्मन किया गया था, वो नहीं गए। और उम्मीद है कि जनवरी 4 या 5 को उनको भी, जब उनके पुत्र तेजस्वी यादव को बुलाया गया, वो भी कोई बहाना बनाकर नहीं जाएंगे। लेकिन इनके पास तो अभी चलिए तीसरी या चौथी सम्मन ही ईडी के आई है। लेकिन जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं उनको 7वीं बार सम्मन किया गया ईडी के द्वारा, और वो सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा कि भाई आप हाई कोर्ट में जाइए। हाई कोर्ट ने उनका जो ये था याचिका थी उसको उन्होंने खारिज कर दिया है। अब इनके पास में कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं। इनको अंततः या तो ये खुद जाएं, और नहीं तो अंत में ये होगा कि ईडी इनको अरेस्ट करके ले जाएगी। लेकिन पूछताछ तो इनसे होगी ही होगी। अब यहाँ पे झारखंड में ये भी एक खबर उड़ रही है कि हेमंत सोरेन खुद मैंने ईडी के सामने जाने से पहले या अरेस्ट होने के बाद या पहले अपनी पत्नी को झारखंड का मुख्यमंत्री बना देंगे। ये परंपरा तो बहुत पहले, आज से 30 साल पहले बिहार में प्रारंभ हो चुकी है। जब लालू जी गए थे जेल तो उन्होंने राबड़ी जी को बना दिया था मुख्यमंत्री, क्योंकि इन नेताओं को अपने पार्टी के किसी भी वरिष्ठ या कनिष्ठ या किसी भी सदस्य पे विश्वास नहीं होता है। जो परिवारवादी पार्टी के साथ सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि परिवार के बाहर आप कितने भी डायनेमिक हो, आप कितने भी अच्छी छवि वाले हो, ईमानदार हो, कर्मठ नेता हो, आप पर पार्टी विश्वास नहीं करेगी। जब भी सत्ता का हस्तांतरण होगा तो वो परिवार के ही किसी व्यक्ति के साथ के पास वो सत्ता जाएगी। अब यहाँ पे देखिए कि हेमंत सोरेन अपने भाई की बात नहीं कर रहे हैं। उनके भाई जो बसंत सोरेन है वो भी एमएलए हैं, उनकी भाभी भी एमएलए है। लेकिन ये इन पर विश्वास नहीं करेंगे, उन्हें विश्वास है सिर्फ अपनी पत्नी पे। अब देखिए आने वाले समय में ऊंट किस करवट लेता है। तो मेरा कहने का मतलब ये था दोस्तों कि जो काम भाजपा कर नहीं पाई, और जो आंकड़े हैं पिछले चुनावों के, क्योंकि अभी कोई लहर नहीं है, अभी कोई लहर इंडी अलायंस के किसी भी नेता के पक्ष में नहीं है। अगर लहर बन रही है और जो और विकराल रूप लेगी वो होगा 22 जनवरी को, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तो पूरे देश को ये घटना न सिर्फ प्रभावित करेगी, आंदोलित करेगी, मेरा दावा है कि भाजपा के पक्ष में एक लहर बनाएगी। तो मुझे लगता है कि एक तो भाजपा का उभार, और दूसरे जो क्षेत्रीय दल हैं जो जिस तरह से बार्गेनिंग कर रहे हैं सीट के लिए कांग्रेस के साथ में, ये दोनों जो फैक्टर्स हैं, ये दोनों फैक्टर्स मिल करके मुझे लगता है कि जो भाजपा अकेले नहीं कर पाई, इस बार इंडी अलायंस के कांग्रेस के सहयोगी वो करने में सफल हो जाएंगे। और भारत को जो कांग्रेस मुक्त करने की बात हो रही है वो इंडी अलायंस के लोग ही कर पाएंगे। ये सही है कि भाजपा का उभार उसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन भाजपा सीधे नहीं कर पाएगी। लेकिन इन दलों के द्वारा भारत को कांग्रेस मुक्त होने से रोकना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है दोस्तों, अगले अंक में फिर मिलते हैं, फिर किसी नए विषय पर इसी तरह से हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।